Khushamedid listeners. Today I am going to start episode number 5 of the novel Yalda's Kalam Muskan Kanwal. टाउन। ये तकरीब बस इख्तिताम को थी। वो तंसम लोग शैतान को पूछते, सब के सब एक तवील लकड़ी की बनी हुई टेबल पर विराजमान थे। जब वो एक शान से चलते हुए मखसूस कुर्सी पर विराजमान हुआ एक क्रोफर से, वो लोग झुके थे, मानते थे हर एक बात जरार वजाहत की। जब हाथ के इशारे से इसने अली को करीब बुलाया था, गागा ने मुझे बताया है तुम दौराने काम किसी लड़की से मिले थे। इतनी संगीन गलती तुम कैसे कर सकते हो अली? सर, आप तक अधूरी बात पहुंचाई गई है। इसने कहते साथ एक सख्त निगाह गागा पर डाली थी। मैं मिला जरूर था, मगर खुद से नहीं। वो खुद मुझसे मिलने आई थी। किसकी बात कर रहे हो तुम? सारा असफंदियार की। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम कह रहे हो कि तुम्हें पेंटिंग लाते हुए सारा असफंदियार ने देखा है। अली की बात सुनते ही वो 32 साला शख्स जब्त की इंतहा से जगह छोड़ते हुए चिल्लाया था। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, मगर इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं है कि इसने पेंटिंग को देखा है। इसने बस पेंटिंग को ले जाते हुए देखा है। वो एग्जीबिशन थी, वहाँ बहुत से लोग खरीदारी करते हैं। इसको नहीं मालूम इस पेंटिंग में क्या है। तुम जानते हो अली, तुम जानते हो हमारे काम में एक भी गलती कितना संगीन नतीजा इख्तियार कर लेती है। सर, आप फिक्र मत करें, मैं संभाल लूंगा। हाँ, और अगर ये संभाल नहीं पाया तो इस सब को मैं संभाल लूंगी। आपके गागा ने दरमियान में मुखालफत की थी। एक अदा से कहते हुए वो इनके करीब रुकी थी। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। सारा असफंदियार पर अब से नजर रखना। इसकी हर हरकत पर कम से कम ये देखो कि वो क्या करती है और क्या नहीं। कहीं वो हमारी ताक में तो नहीं है। आपके जरार वजाहत ने गागा की जानिब रुख करते हुए हिदायत दी थी, जबकि यहाँ अली ने इस्तराब से पेशानी रब की थी। सीन चेंज। यहाँ नूरुल हयात से बात करते इसने एक नजर मुकाबल टेबल पर रखे फाइल्स के बंडल पर डाली थी। चंद लम्हे इन्हें यूं ही तकते, अब के इसने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कदम ऑफिस से बाहर बढ़ाए थे। कुछ देर की मसाफत तय करते वो एक बार फिर से इसी कैफे में पहुंचा था जहां वो एक रोज कबल मिले थे। यहाँ डूबते दिल को आराम आया था जब मुकाबिल जासिम असफंदियार को आता हुआ देखा। बेसाख्ता अपनी जगह छोड़ते हुए खड़ी हुई थी। सिया लिबास में इसकी दमकती हुई रंगत जासिम असफंदियार के दिल को भाई थी। अरे, इतना फॉर्मल क्यों हो रही हैं? बैठ जाओ प्लीज। मुस्कुराते हुए इसने हाथ से सोफे की जानिब इशारा दिया था। नहीं, मेरी आदत है। मैं अगर किसी को अपनी जानिब आता हुआ देखती हूँ तो बेसाख्ता एहतरामन खड़ी हो जाती हूँ। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है मिस। और क्या क्या क्वालिटीज हैं आप में? थोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए इसने नूरुल हया की आंखों में बराह रास्त देखा था। वो एकदम सटपटाई थी और यह हरकत जासिम असफंदियार से मनफी न रह सकी थी। लबों के किनारों पर मुस्कुराहट आई थी। एक बात पूछ सकता हूँ? अब के इसका अंदाज संजीदा था, पहले से मुख्तलिफ। जी पूछें। सीन चेंज। यहाँ तकरीब अपने उरूज पर थी। महलूल का ग्लास हाथ में थामे वो तमाम शिरका का बारी बारी जायजा ले रहा था। एन इसी लम्हे अली मुकाबिल आया था। सर, तमाम लोग जमा हो चुके हैं। मेरा ख्याल है अब आपको पेंटिंग लगा देनी चाहिए। ठीक है। ग्लास गागा के हाथ में थमाते हुए इसने गाउन की डोरियां बांधी थी और खुद पिछली जानिब लकड़ी के बने हुए इस पट्टे की तरफ आया था। वहां मौजूद सेकट के तमाम शिरका की नजर इस 32 साला जरार वजाहत पर मरकूज थी। आखिर को वो इस सेकट का एक नुमाइंदा कारकुन था। पेंटिंग को एक लकड़ी के तख्ते पर लटकाया गया था जो एक सियाह तवील चादर से ढकी हुई थी। करीब पहुंचते इसने चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद वो चादर हटाई थी और एन इसी लम्हे वहां मौजूद हर एक शख्स इस पेंटिंग के मुकाबिल झुका था। खुद जरार वजाहत भी। वो एक आंख थी जल्लाद की। शोलों के दरमियान भड़कती हुई वो एक आंख। अस्तगफिरुल्लाह। ओ रेन मैन, गिव अस सम। वहां सदाएं बुलंद हुई थी इस एक मंतर की। एक सख्त शिद्दत के साथ वो लोग कुछ मांग रहे थे। जासिम के सवाल पर वो लम्हे भर को खामोश रही थी। मैंने कुछ गलत पूछ लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है मैं इनके बारे में आपको क्या बताऊं। उंगलियां चटकाते हुए इसने इर्द गिर्द देखा था। अच्छा, ओके, रिलैक्स। तुम नहीं बताना चाहती तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। तुम्हारी पढ़ाई के बारे में तो मैं जानता ही हूँ। मेरे पास आपको बताने के लिए अपने हवाले से कुछ खास नहीं है। मैं एक आम सी लड़की हूँ। पढ़ने के अलावा मुझे बस अकेले रहने का शौक है। मुझे लोगों की ज्यादा भीड़ पसंद नहीं है। गहरी रात की तारीकी बहुत पसंद है।
इस पे चमकते हुए नन्हे नन्हे सितारे, मुझे वो सब पसंद है। मुझे जब सुबह सूरज निकलता है तो हल्की हल्की रोशनी बहुत पसंद है। गीली रेत से जो खुशबू आती है जब हम पौधों को पानी देते हैं तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि मुझे किस चीज से लगाव है। इंटरेस्टिंग यार, तुम काफी अलग हो। मेरा मतलब है आजकल की लड़कियों की बहुत ख्वाहिशात होती हैं। इन्हें शॉपिंग पर जाना पसंद होता है, इनको दुनिया भर की सैर करना पसंद होता है, इनको तरह तरह की चीजों की ख्वाहिश होती है, मगर तुम में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, तभी तो मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक आम सी लड़की हूँ। इम्प्रेसिव। आपके बगौर इसको देखते हुए जासिम ने दोनों हाथ सीने पर बांधे थे। बारीक बीनी से इस लड़की का जायजा लेते हुए वो सरशारी महसूस कर रहा था। जब मुकाबिल की नजरों से कंफ्यूज होते इसने नादीदा लट को कान के पीछे उड़ाया था। क्या तुम मुझे नहीं जानना चाहती? गहरी आवाज समाज से टकराई थी। बेसाख्ता वो इसकी आंखों में झांक गई थी। वहां कुछ था जो शोर मचा रहा था। शायद वो जासिम हसफंदियार के दिल की आवाज थी। ठीक है, तो आप बताएं कुछ अपने बारे में। आपको क्या पसंद है? मुझे तुम पसंद हो। संजीदा ठंडा लहजा मुकाबिल बैठी नूरुल हया की समाज से टकराया था। वो लम्हे भर को गहरा सांस हवा में खारिज करते हुए अगली सांस लेना भूल गई थी। सीन चेंज। एग्जीबिशन से आते इसने सीधे रुख आरामगाह की जानिब किया था। जानती थी कि जासिम नूरुल हया से मिलने गया है क्योंकि ऑफिस से निकलते जासिम ने इसको मैसेज किया था। एक जानिब वो बहुत खुश थी, जबकि दूसरी जानिब एक अजीब सी उलझन सवार थी जिसको सुलझाने की गर्ज से इसने लैपटॉप उठाते हुए सरार वजाहत का नाम टाइप किया था। लातादात इंटरव्यूज शोज मुकाबिल स्क्रीन पर जगमगाए थे, जिनमें जरार वजाहत था। वो धीरे धीरे स्क्रीन को स्क्रॉल करती गई थी। अब तक कुछ ऐसा ना मिला था जिससे इसको किसी भी किस्म का शक होता, लेकिन वो फिर भी स्क्रीन स्क्रॉल करती गई थी। और एन इसी लम्हे एक इंटरव्यू की हेडलाइन पर निगाह ठहरी थी। क्या नामवार बिजनेसमैन जरार वजाहत शैतान को पूछते हैं? लम्हे भर को ठिठकते हुए इसने वीडियो खोली थी। ये मंजर प्रेस क्लब का था, जहां सहाफी माइक लिए इस 32 साला शख्स के मुकाबिल खड़े थे। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि कल ही रात अनवर आलम का पुरअसरार तरीके से कत्ल हुआ है, जो कि आपका बहुत खास मुलाजिम था। क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि मरने से पहले इसने कुछ बातें कही थी, जिनमें ये बात वाजी थी कि आप शैतान को पूछते हैं। यहाँ सहाफी का मुकम्मल सवाल सुनकर जरार वजाहत के चेहरे पर पुरअसरार सी मुस्कुराहट ने रक्स किया था। सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत किया करें सहाफी साहब, ये इंसान का वक्त भी बर्बाद करती है और जिंदगी भी। बेहतर होगा अपने शोबे में इतना काम करें जितना आपकी सेहत के लिए अच्छा हो, वरना ये बातें इंसान को जीने नहीं देती। वही पुरअसरार मुस्कुराहट अब भी चेहरे पर बरकरार थी, मगर नजरें बेतासुर थी। जबकि यहाँ सारा असफंदियार खान साकत सी बेहरकत स्क्रीन को देखती रही थी। ऐसा ना था कि वो सवाल इसे हैरत में मुब्तला कर गया था। दर हकीकत जरार वजाहत के तासुरात ने इसे उलझन में डाला था। बेसाख्ता 2 उंगलियों से पेशानी रब की थी। लैपटॉप बंद करके सरहाने रखा, जबकि खुद पर कंफर्टर डालते हुए वो गहरी सोच में महव थी। इस शख्स पर बहुत मेहनत करने की जरूरत थी। सीन चेंज। मुझे तुम पसंद हो। जासिम असफंदियार के जवाब पर यहाँ वो 21 साला नूरुल हया अगला सांस बहाल करना भूल गई थी, जबकि इसकी फकरंगत देखकर जासिम ने आसूदगी से आगे को बढ़ते हुए हाथ टेबल पर टिकाए थे। मैं कुछ समझी नहीं। वो मुकाबिल की बात समझते भी अनजान बनी थी या खुद को कंपोज करना चाहती थी। मैंने कोई मुश्किल बात तो नहीं की है, बहुत ही आसान लफ्जों में आसान सी बात कही है। कोई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे हो सकता है? ये वो अगली सोच थी जो नूरुल हया की समाज से टकराई थी। मैं जानता हूँ ये बहुत जल्दी है, लेकिन तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। मैंने इस पर बहुत वक्त लिया है, बहुत सोचा है, हर तरह से इस सब का जायजा लिया है। या फिर यूं कहना बेहतर होगा, तुम्हें हर लिहाज से जज किया है मैंने। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। तुम वक्त ले लो, पुरसुकून होकर मेरी बात पर गौर करना, फिर मुझे जवाब देना। चाहो तो इस पर सारा से भी बात कर सकती हो। एक बात मैं तुम पर वाज़ी कर दूं कि मैं आसमान से तारे तोड़कर नहीं ला सकता, क्योंकि हमारी साइंस ने अभी फिलहाल इतनी तरक्की नहीं की है। हाँ, मगर तुम जिस चीज पर निगाह डालोगी वो तुम्हारे कदमों में ढेर करने का वादा करता हूँ। अब मैं भला अकेला बंदा तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से तो नहीं लड़ सकता। हाँ, मगर तुम्हारी जानिब उठने वाली हर एक निगाह को चीर डालने की सलाहत रखता हूँ। कोई तुम पर उंगली भी उठाएगा तो मैं इसका हाथ तोड़ दूंगा। वो खामोश होते हुए पुष्ट सोफे से टिका गया।
जबकि वो बस ताकत से इसे देखे गई। क्या था वो शख्स? एक हसीन धोखा। मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। बैग की स्ट्रैप कांधे पर डालते हुए वो जो ही एक कदम आगे को बढ़ी थी, वो एकदम अपनी जगह छोड़ते हुए इसको रोकने के गर्ज से एकदम से खड़ा हुआ था। वो तैयार ना थी इस अवतार के लिए, बेसाख्ता इससे टकराई थी, मगर ऐन इसी लम्हे जासिम असफंदियार खान ने टेबल पर रखी हुई मेन्यू फाइल दरमियान में हाइल की। यूं के दोनों के दरमियान एक तसल्ली बख्श फासला बरकरार रहा था। मुकाबिल की इस हरकत पर नूरुल हया ने निगाह उठाई थी, जो बराह रास्त इस शख्स से टकराई थी। क्या था वो शख्स? आई एम सॉरी। हाथ हवा में मौलक करते हुए इसने माजरत की और यही एक कदम पीछे की जाने पलटा था। वो देखे गई थी इस शख्स को, मगर इससे ज्यादा देर निगाह मिलाए रखना मुमकिन न था। वो बर्क रफ्तारी से कदम कैफे से बाहर को बढ़ा गई थी, जबकि यहाँ इसकी हरकत पर जासिम असफंदियार खान भरपूर मुस्कुराया था। लेकिन एक मुश्किल मरहला था जो थे असफंदियार खान, इनको राजी करना काफी मुश्किल काम था। गाड़ी पोर्च में रुकी थी। वो अपने ही ख्यालों में उतरते हुए जो ही आगे को बढ़ी थी, एकदम एक जोरदार तसादम मुकाबिल से आते हुए शख्स से हुआ था। ये ज़र्ब इतनी शिद्दत-ज़दा थी कि वो अपनी पेशानी पर हाथ दे गई थी। आंखें किराए पर देकर आ गई हो क्या? या फिर दिल इस शख्स को जिससे तुम्हारी मुलाकातें खत्म ही नहीं होती? निगाह उठाते जो ही मुकाबिल को देखा था, वो अली समेत अहलकारों की फौज लिए इश्तियाल अंगेज नजरों से इसे घूर रहा था। आपकी इस तंज और बेफजूल सी बात का मैं क्या मतलब समझूं? माय फुट। वो एकदम आगे को बढ़ा था, इतना कि यहाँ नूरुल हया को गाड़ी से लगना पड़ा था। ना मुझे तुम में कोई दिलचस्पी है और ना ही तुम्हारे मतलब में, मगर इतना याद रखना, अभी तुम मेरी नजरों में नहीं हो, लेकिन अगर मेरी नजरों में आ गई ना, तो मैं जरा वजाहत तुम्हारे दिन रात हराम कर दूंगा, एंड आई मीन इट। इन आंखों में सुर्ख नसें वाजी हुई थी, मगर वो इस इश्ताल की वजह नहीं जानती थी। पता है क्या? आपको एक बहुत अच्छे साइकाट्रिस्ट की जरूरत है जो आपका बेहतरीन इलाज कर सके। क्या तुमसे किसी ने मशवरा मांगा? वो एकदम आगे को झुका था। यहाँ बेसाख्ता एक गहरी सांस अंदर को खींच गई थी। मारे जब्त के इसका चेहरा सुर्ख हुआ था। मैं आप पर केस कर दूंगी हरास करने का, समझे आप? पूरी शिद्दत से इसके सीने पर हाथ रख के पीछे को धकेला था और बर्क रफ्तारी से मेंशन के अंदर को भागी थी। इसकी इतनी जरूरत, वो पीछे पलटा था मगर वो जा चुकी थी। यहाँ अगली नजर अली पर ठहरी थी, जो मलामती नजरों से इसे ही देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो छोड़ दे इसको। तनी भुवों के साथ कोट पर आने वाली नादीदा शिकनों को झाड़ते हुए अंदर की जानिब बढ़ा। यहाँ अगले फ्लोर पर खड़ी वो आनम शाह ये सारा मंजर देख गैस व गजब में डूबते हुए आरामगाह पर गहरा कश लेते हुए शाहजहां की जाने बढ़ी थी। अगले ही लम्हे इनके मुंह से सिगरेट जमीन पर खींच कर फेंकती हुई चिल्लाई थी, अपनी बेटी से कहो जरा वजाहत से दूर रहे, वरना मैं इसका हश्र बिगाड़ दूंगी। और अगर ये सब मैं ना कर सकी ना, तो मैं कसम खाती हूँ मेरा बेटा खुद तुम्हारी बेटी की जिंदगी जहन्नुम बना देगा। वो जरार वजाहत है, मत भूलो कि लोग इसका नाम सुनकर हाँफते हैं। तुम्हारी बेटी इसका जलाल बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसे अपनी जबान से कह दो कि दूर रहे इससे, वरना पछताएगी बहुत। तन्बी अंदाज में उंगली इनके चेहरे की जानिब करते हुए वो एक एक लफ्ज दांत तले पीसते हुए अदा कर गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है खातून। मैं जानता हूँ अपनी बेटी को वो तुम्हारे बेटे से दूर भागती है, और तुम कह रही हो कि वो दूर रहे। नूरुल हया इसका साया भी खुद पर बर्दाश्त नहीं करती। एक बाप होने की हैसियत से इतना मैं जानता हूँ। आह बाप, माय फुट। तुम अपना ये फिल्मी ड्रामा मेरे सामने ना ही दिखाओ तो बेहतर है, जैसे कि मैं तुम्हें जानती न हूँ। शाने उचकाते हुए वो वार्डरोब की जानिब बढ़ी थी। सीन चेंज। कैफे से निकलते वो वापस ऑफिस आया था। जब कैबिन में दाखिल होते ही सेक्रेटरी इसके पास आई थी। सर, आपको सर असफंदियार अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। वहां कोई मौजूद है, आपको मिलवाना है किसी से। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। एक गहरी आह फिजा में खारिज करते हुए इसने वापस कोट उठाते हुए पहना था और अब के कदम असफंदियार खान के ऑफिस की जानिब बढ़ाए थे। अंदर दाखिल होते नजर दुरानी साहब और इनकी बेटी पर पड़ी थी, जिनके साथ असफंदियार खान खुशगपियों में मसरूफ थे। मगर इसे देख वो सब इसकी जानिब मुतवज्जा हुए। आओ जासिम, इनसे मिलो। ये हैं दुरानी साहब, हमारे नए बिजनेस पार्टनर, और ये है इनकी बेटी आलिया दुरानी। इनके तारुफ कराने पर इसने आगे बढ़कर दुरानी साहब से मुसाफा किया, जबकि एक नजर आलिया पर डाली थी, जो इसे ही देखती मबहम सा मुस्कुरा रही थी। व्हाइट थ्री पीस में मलबूस वो लड़की बहुत पुरकशिश थी। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। तकल्लुफाना अंदाज में कोट का बटन खोलते हुए वो उनके मुकाबिल सोफे पर विराजमान हुआ था, जबकि इसके बैठते ही
बाकी सब भी अपने निशिस्तों पर बैठे थे। इट्स प्लेजर टू मीट यू टू मिस्टर जासिम। अब के फिक्रा आलिया की जानिब से अदा हुआ था, जिसको जासिम असफंदियार खान ने सर को खम देते हुए वसूल किया था। जैसा कि आप जानते हैं, दुरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक जाना पहचाना नाम है, जिसको किसी के तारुफ की जरूरत नहीं है। हम यहाँ कराची में अपनी फैक्ट्री पर काम करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो कि ईमानदारी से हमारे साथ काम करें। इसमें आप लोगों को 50% की ऑफर दे रहे हैं। प्रोफेशनल अंदाज में कहते अब के आलिया दुरानी खामोश हुई थी। इंटरेस्टिंग। इस उम्र में अभी से आप जितनी पैशनेट हैं, हमारी कंपनी की खुशकिस्मती होगी कि हम आपके साथ काम करें बेटा। असफंदियार खान ने इसके अंदाज और इसके काम को सराहा था, जबकि वो 29 साला जासिम असफंदियार खान खामोशी से इस लड़की को देखे गया, जिसने अब के इसकी जानिब रुख किया था। मिस्टर जासिम असफंदियार, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं क्या कह सकता हूँ, जब बाबा ने ही आपकी डील को अप्रूव कर लिया है, तो हम भी चाहेंगे कि आपके साथ काम करें। उम्मीद करते हैं ये डील हमारे मुस्तकबिल में हमारे लिए बहुत अच्छी साबित होगी। जी बिल्कुल मिस्टर जासिम, ऐसा ही होगा। सीन चेंज। वो किसी भी किस्म की परेशानी इस वक्त खुद पर सवार नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बाथरूम से फ्रेश होते वो अब किचन की जानिब आई थी। वह खानसामा माहौल के मुताबिक दोपहर का खाना बनाने में मसरूफ था, जब सामने टंगा हुआ एप्रन पहनते हुए प्लेटफॉर्म की जानिब आई थी। आज क्या बन रहा है? इसकी चहकती हुई आवाज वहां काम करते हुए हर एक शख्स की समाज से टकराई थी। मैम नूरुल हया, आपने आने की जहमत क्यों की है? आप हमें ऑर्डर दे देती। आपको जो भी चाहिए था हम टेबल पर लगा देते। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। दरअसल मैं फारिग थी तो मेरा दिल कर रहा है कुकिंग करने को। सोचा यहाँ आ जाऊं। क्या बना रहे हैं आप सब? एक नजर चूल्हे पर रखी हुई पतीलियों पर डालते हुए इसने सवाल किया। मैम, जैसा कि आप जानती हैं आज मंगल है, तो आज के दिन चाइनीज डिशेस बनती हैं। हम बस इसी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मैं भूल गई थी। चले ठीक है, आप लोग ही बना लें, मैं कुछ मीठा बना लेती हूँ। मगर इसका मेन्यू भी हमें सुबह रोजी बता चुकी है। आज शाही टुकड़े बनेंगे। इसकी खैर है, मैं कुछ भी बना लूंगी, आप फिक्र ना करें। बस आप खाने पर ध्यान दें, किसी चीज में कमी ना हो। कहते साथ ही इसने कैबिनेट खोलते हुए वहां से खुबानी का पैकेट निकाला था, यानी कि वो खुबानी का मीठा बनाने वाली थी। नाइट गाउन में मलबूस वो आरामगाह पर रेस्ट कर रहा था, आंखें मूंदे, हर फिक्र से आजाद, जरार वजाहत। फरी मेसन्स का अहम कारिंदा ये सेकेट कदीम जमाने से काम कर रहा था। काबला जादू नेशनल ट्रेजर के इन नुस्खों पर, जो कि हजरत सुलेमान के तख्त के नीचे दफन है। इनके पास कुछ ऐसी ताकतें थी जो आम इंसान की सोच से बहुत ऊंची थी। ये लोग बकरे की शक्ल वाले शैतान को पूछते थे और साथ ही एक आंख को, जो कि दज्जाल की आंख को कहा जाता है। जैसा कि ये सच है कि शैतान रूप बदलकर दुनिया में आ चुका है। मिसाल के तौर पर जंग अहद के मौके पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जब शयातीन और जन्नात को इस बात का इल्म हुआ कि एक ऐसा जादुई नुस्खा है जिसको हासिल करने से वो लोग ताकतवर होकर काबिज हो सकते हैं, तो इन्होंने इंसानों को बहकाया था कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के नीचे से वो नुस्खा निकालें, क्योंकि वो नुस्खा शयातीन और जन्नात के लिए हासिल करना नामुमकिन था। यूं इल्यूमिनाटिस और फरी मैसन्स का सेकेट वजूद में आया था। ये लोग हर इस शख्स को अपने इस मंसूबे का हिस्सा बनाते हैं जिसको कामयाबी या पैसा हासिल करना हो, जिसमें मशहूर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, अदाकार शामिल होते। और अब इसी सेकेट का हिस्सा जरार वजाहत था। एक साया सा लहराया था एकदम। इन काली बेतासुर आंखों के मुकाबिल वो मुबहम सा मुस्कुराया था। कैद, इसको कैद करना है। वो हम कलाम हुआ था और फिर लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद एक नंबर मिलाते हुए फोन कान से लगाया था। बात सुनो मेरी बहुत गौर से। असफंद यार, हाँ डिटेल चाहिए मुझे इसकी, कल तक। फाइल मेरी टेबल पर होनी चाहिए। दो टुक संजीदा करख्त लहजा। वो मीठा बना चुकी थी, इसको फ्रिज में रखते हुए अब के रुख आरामगाह की जानिब किया था, जब एक ख्याल के तहत ड्रेसर पर रखा हुआ फोन उठाते हुए सारा का नंबर मिलाया था, जो कुछ घंटियों के बाद उठा लिया गया। हेलो। मुकाबिल की शौक आवाज समाज से टकराई थी। बेसाख्ता नूरुल हया के लबों के किनारे फैले थे। जी मोहतरमा, फाइनली आपने मुझे याद कर ही लिया। वैसे मेरा ख्याल है अब आपको मुझे इम्पोर्टेंस दे देनी चाहिए। बदतमीजी नहीं करो सारा, तुमने बहुत गलत किया है मेरे साथ। वो मसनूई खफा होते हुए इससे शिकवा कर गई थी। यार, इसमें गलत क्या किया है मैंने बस वही किया है जो एक दोस्त होने के फर्ज से मुझे करना चाहिए था। खैर,
भाई ने तो मुझे कुछ नहीं बताया है, लेकिन तुम्हारी इस कॉल से मुझे अंदाजा हो रहा है कि कुछ खास बात है। तो जल्दी जल्दी बताओ, क्या हुआ है आज? हाँ, मैं बताती हूँ। जब कैफे गई थी, वहां तुम्हारी मुलाकात जासिम असफंदियार से हुई। दरवाजे का नॉब घुमाते हुए वो अंदर दाखिल हुआ था और अब के इसकी बात मुकम्मल की थी, मगर जो ही इसने पीछे मुड़कर देखा था, वहां खड़े शख्स को देखकर सटपटाई थी। जान सकते हो ऐसे शख्स का दर्द, जो तेरा होकर भी तेरा हो नहीं पाया। लाल आंखें लिए बैठा है वो, जो हिज्र की इन रातों में सो नहीं पाया। अकब से आती हुई जरार वजाहत की आवाज सुनकर वो सटपटाते हुए पलटी थी। जब मुकाबिल इस शख्स को पाया था, नाइट ड्रेस में मलबूस, वो ट्राउजर की जेबों में हाथ डाले बेतासुर सा इसे देख रहा था। क्या तुम्हारे रूम में जरार है? नूरुल हया की जानिब से गूंजने वाली आवाज सुनकर सारा के माथे पर शिकनों का जाल उभरा था। हाँ, मैं तुम्हें कुछ देर तक कॉल बैक करती हूँ सारा। किसकी इजाजत से आए हैं आप मेरे कमरे में? मोबाइल ड्रेसर पर रखते हुए वो तंग दो लहजे में आगे को बढ़ी थी। ये घर मेरा है, मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं जा सकता हूँ। और तुम? चंद कदम इसने नूरुल हया की जानिब बढ़ाए थे। कम से कम तुम तो लड़की इस काबिल नहीं हो कि मुझे जरा वजाहत को किसी भी बात की इजाजत दो। हद तक अमेज लहजा नूरुल हया की समात में उतारते हुए वो इसकी आरामगाह पर जूते रखते विराजमान हुआ था। यहाँ नूरुल हया ने जो ही फोन रखा था, सारा ने अगले ही लम्हे जासिम का नंबर मिलाते हुए फोन कान को लगाया था। हेलो, हाँ बोलो सारा। भाई, आपने इससे क्या बात की है यार? कुछ प्राइवेट बातें थी, अब हर बात तो नहीं बताऊंगा ना। आखिर छोटी बहन हो मेरी, क्या असर पड़ेगा तुम पर? जासिम की आवाज में शोखीपन वाजी था। लब दांतों तले दबाते हुए वो सारा को छेड़ना चाहता था। भाई, तंग मत करें, मुझे बताएं आपकी क्या बात हुई है इससे? क्या आपने इसको बताया कि आप इससे शादी करना चाहते हैं? हाँ यार, बता दिया है, लेकिन शादी करने के लिए फोर्स तुमने मुझे किया है। मैंने बाद में इसको इस नजर से देखा था, अलबत्ता इससे पहले मेरा इसके बारे में ऐसा कोई ख्याल नहीं था। वो जो लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए सारा से बातें कर रहा था, अब के इसको परे करते हुए इसकी जानिब भरपूर तरीके से मुतवज्जा हुआ था। भाई, मैं चाहती हूँ आप लोगों की जल्द अज जल्द कोई बात पर जाए। मतलब कि शाहजहां अंकल को पता चल जाए कि नूरुल हया की शादी आपसे ही होनी है। ये सब ऑफिशियल हो जाए। तुम्हें इस बात की इतनी जल्दी क्यों है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? तो प्लीज मुझे अभी बता दो कि तुम जानती हो झूठ से मुझे सख्त नफरत है। मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी भाई? जो सब सच था मैं आपको बता चुकी हूँ। वहां पर वो शख्स है ना, सो कॉल्ड जरार वजाहत, मुझे वो जहर लगता है, जो हर वक्त ही नूरुल हया के सर पर सवार रहता है। मैं चाहती हूँ बस जल्द अज जल्द नूरुल हया की इससे जान छूट जाए। वैसे ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आती है। मैंने कई बार गौर किया है कि नूरुल हया इसको देखकर काफी ज्यादा खौफजदा हो जाती है। काफी लेस कॉन्फिडेंट है तुम्हारी दोस्त। ऐसी बात नहीं है, आप कभी जरार वजाहत पर गौर तो करें। वो शख्स अजीब है, वो इसरार सा काफी। इसकी पर्सनैलिटी देखकर अच्छा खासा बंदा भी खौफजदा हो जाए, वो तो फिर नूरुल हया है। खैर जो भी है, लेकिन इस सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी डैडी को इस सब के लिए तैयार करना है। खैर मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, वैसे ही आज मेरी इनसे बहस हो गई है। मैं कोशिश करता हूँ इनका मूड ठीक रहे। तो हम आज रात में इनसे बात करते हैं नूरुल हया के बारे में। जी ठीक है भाई, आप अपने काम पर ध्यान दें। वक्त पर घर आ जाइएगा ताकि डिनर के बाद हम आराम से बैठकर बात कर सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सीन चेंज। अपने मुकाबिल कुरौफर से इस शख्स को विराजमान देखकर नूरुल हया की पेशानी पर शिकनों का जाल उभरा था। यहाँ आओ। आराम गाह में गूंजी थी इस शख्स की करख्त मगर शोख आवाज। मुकाबिल की बात पर अचंभे से वो इसकी जानिब मुतवज्जो हुई। बस बहुत हो गया। आप अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर चले जाएं। वो जब्त की शिद्दत से चिल्लाई थी। और अगर न गया तो? वो एकदम जगह छोड़ते हुए इसके करीब बढ़ा था। करीब, बेहद करीब। बेसाख्ता वो कदम पलट गई थी। तुम लड़की, मुझे हासिल करना है तुम्हें। एक नाकाबिले यकीन इंकशाफ वो फटी फटी आंखों से इस शख्स की जानिब देखे गई, जिसकी आंखों में सुर्ख नसें वाजी थी। चेहरा यूं बेतासुर था जैसे हर एहसास से आरी हो। मैं इस बात का क्या मतलब समझूं? वो चिल्लाई थी। "श्श!" वो सख्त हथेली इसके लबों पर रख गया, यूं के अब के इसकी आवाज हल्क में ही दब गई थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, न तुमसे, न तुम्हारी सोच से, न तुम्हारी रजा से। मैं जरार वजाहत सिर्फ तुम्हें इतना बता रहा हूँ
کہ مجھے تمہیں حاصل کرنا ہے اور یہ خواہش ابھی فی الحال میرے دل میں پیدا ہوئی ہے۔ تم لڑکی کوشش کرنا کہ یہ خواہش مجھ میں پروان نہ چڑھے، ورنہ تمہاری یہ بے ضرسی جان ذرا وجاہت کے اشتعال و شدت کو سہ نہیں سکے گی۔ اور ایک جھٹکے سے اسے پرے دھکیلتے ہوئے وہ ٹھہرا نہیں تھا، جبکہ یہاں اس نئی آزمائش پر وہ ڈھیسی گئی تھی۔ وہ لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تھے جب سارا نے ٹیبل پر ہی بیٹھے بیٹھے جاسم کو اشارہ دیا تھا، جس پر اس نے مقابل کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ اگر تم دونوں کے ڈرامے ختم ہو چکے ہوں تو مجھے بھی بتاؤ یہاں کون سی کھچڑی پک رہی ہے۔ نہیں ڈیڈ، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں اور بھائی دراصل آپ کو کچھ بتانا چاہتے تھے۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ نیپکن سے لبوں کا کنارہ صاف کرتے ہوئے اسفندیار خان اب کے مکمل طور پر ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ڈیڈ، بات دراصل کچھ یہ ہے کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ صاحبزادے کی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے ہیں آفس سنبھالے ہوئے، اور یہاں انہیں سر پر صحرا سجانے کی جلدی پڑ گئی ہے۔ شرم کرو نالائق، باپ کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہو تم۔ ڈیڈ، اس میں کچھ غلط نہیں کہا ہے بھائی نے، آپ ان کی عمر دیکھیں، 29 سال کے ہو گئے ہیں، ان کی شادی اب تک ہو جانی چاہیے۔ ہمارے سرکل میں تو بہت جلدی شادی ہو جاتی ہیں۔ آپ بھائی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ تم خاموش رہو سارا، زیادہ مجھے مت سمجھاؤ۔ باپ ہوں میں تم دونوں کا، تم دونوں سے بہتر جانتا ہوں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ اور ہاں، ٹھہرو ذرا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ ایسا کون سا باپ ہے جو تمہیں اپنی بیٹی دینے کو تیار ہے؟ اور بس یہاں جاسم اسفندیار خان کا ضبط ٹوٹا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کی نظر میں نہ کبھی میرا کوئی مقام تھا، نہ ہوگا، اور نہ ہی اب میں بنانا چاہتا ہوں۔ تمہارا یہ بے باک انداز مجھے کسی نئے طوفان کی نوید سنا رہا ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لڑکی کون ہے؟ ان کے سوال پر وہ چند لمحے خاموش رہتے ہوئے گویا ہوا، نور الحیا۔ میں نور الحیا کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ ایک نیا انکشاف اسفندیار خان کے سامنے ہوا تھا۔ وہ لمحوں کے لیے اسے تکتے گئے تھے۔ کیا تم وجاہت مینشن کی لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ وہ اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے اس کے مقابل آئے تھے۔ ہاں بالکل، میں شاہجہاں انکل کی بیٹی نور الحیا کی ہی بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے گئے بھی تو وہ کسی صورت اس رشتے کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ اور رہی بات تمہاری پسند کی، تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں نے تم سے 6 ماہ مانگے تھے تمہاری زندگی کے، تو سنو۔ میں چاہتا ہوں تم عالیہ درانی سے شادی کرو، ان سے ہمارا اسٹیٹس میچ ہوتا ہے، اور اگر تمہاری شادی اس سے ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں اپنے بزنس میں 50% پارٹنرشپ لازمی دیں گے۔ سمجھ رہے ہو نا تم میری بات کو؟ تو اب تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، یہ میری زندگی ہے۔ آپ کی کوئی بزنس ڈیل نہیں ہے۔ میں پسند کرتا ہوں نور الحیا کو، اور میں اس کو یہ بات بتا چکا ہوں۔ بہت جلد وہ مجھے اپنا جواب دے گی، اور پھر ہم ان کے گھر جائیں گے، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تنبیہ انداز میں ان کو اپنی بات بتا کر اب کہ وہ رکا نہیں تھا، بلکہ رفتاری سے زینوں کو عبور کرتا گیا تھا، جبکہ یہاں اسفندیار خان سراپائے غیظ و غضب میں آئے تھے۔ دیکھتا ہوں میں کیسے دیتے ہیں وہ لوگ تمہیں اپنی لڑکی کو۔ انہوں نے سارا کی جانب دیکھا تھا۔ ڈیڈ، آپ ہر بار بھائی کو اس طرح نہیں ڈیگریڈ کر سکتے ہیں۔ آخر کیا کمی ہے ان میں؟ وہ آپ کی ہر بات مانتے ہیں۔ تم خاموش ہو جاؤ لڑکی، زیادہ بھائی کی وکالت مت کرو۔ میں نے اپنی جوانی تم دونوں کو اچھا مستقبل دینے میں لگائی ہے۔ اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم میری بات مانو، اور تم لوگوں کو ماننی ہوگی۔ ڈیڈ، ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کی ہر ناجائز بات بھی مانی جائے۔ کبھی کبھار ماں باپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ بچوں کو اپنی زندگی دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کی زندگی کے ہر فیصلے بہت بول رہی ہو سارا تم۔ ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں جا رہی ہوں، مگر آپ سوچیں اس بارے میں۔ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، ہمارا ان سے رشتہ جڑ سکتا ہے۔ میں نے کہا اپنے کمرے میں چلی جاؤ اب، اور کوئی بات نہیں سننا چاہتا ہوں میں۔ سین چینج۔ زرار وجاہت خود تو جا چکا تھا، مگر وہ ایک گہری سوچ میں محو تھی، جس کا تسلسل موبائل کی بجتی ہوئی گھنٹی نے توڑا تھا۔ زمین سے اٹھتے ہوئے اس نے ڈریسر سے موبائل اٹھایا۔ وہ نمبر جاسم اسفندیار کا تھا۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے اب کہ اس نے فون کان کو لگایا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں فارغ ہی تھی۔ صحیح۔ کیا تم نے اس بارے میں سوچا ہے نور الحیا؟ مقابل کے سوال پر وہ چند لمحے خاموش رہی۔
پھر ایک گہری آہ فضا میں خارج کرتے ہوئے گویا ہوئی، میں نے سوچا ہے اس بارے میں۔ گڈ، تو پھر کس نتیجے پر پہنچی ہو؟ یار، میں جانتا ہوں یہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے، مگر میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے جس کی بنیاد پر تمہیں ٹھکرایا جائے۔ جب سارا نے تمہارے بارے میں مجھے بتایا تھا تو یہ سچ ہے، اس سے قبل میں تمہارے لیے کوئی احساس نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی میرے احساسات اب بھی اتنے مضبوط ہیں، مگر میرا دل تمہاری طرف مائل ہوتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ اس لڑکی نے درمیان میں ہی مخالفت کی تھی۔ یہاں جاسم اسفندیار خان خاموش ہوا۔ میں آپ کو پہلی ملاقات سے پسند کرتی ہوں۔ میں نے کبھی کسی مرد کے لیے یہ احساس اپنے دل میں محسوس نہیں کیا ہے۔ نہ جانے کیوں، مگر آپ کا ساتھ مجھے سرور بخشتا ہے۔ میری زندگی میں میرا چند مردوں سے واسطہ پڑا ہے، اور جن سے بھی پڑا ہے وہ خوشگوار نہیں تھا۔ ایک طرح سے سچ کہوں تو مجھے مرد ناپسند ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مرد بہت خود غرض ہوتے ہیں۔ وہ خود کو خدائی فوجدار سمجھتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کی ڈوریاں ان کے ہاتھوں میں ہیں، وہ جیسے چاہیں ان کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ یا پھر یہ صرف میں اسی لیے محسوس کرتی ہوں کیونکہ میرا واسطہ ہی ایسے مردوں سے پڑا ہے۔ پھر وہ میرا وفادار ہے، یا پھر اس گھر میں رہنے والا باقی مرد۔ مگر جب میں آپ سے ملی تو پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کی تمام ملاقاتیں مجھے آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے آپ میری وہ انکہی دعا ہیں جو میں نے خدا سے مانگی ہے۔ کہتے ہیں نا، کچھ باتیں لبوں سے ادا نہیں ہوتی، مگر رب دل کی دعائیں سن لیتا ہے۔ شاید آپ ان میں سے ایک ہیں۔ وہ اقرار کر گئی تھی، جاسم اسفندیار خان سے محبت کا اقرار، اور یہاں وہ شخص سکوت کے عالم میں تھا، جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ کر پا رہا ہو کہ واقعی وہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے۔ تھینک یو سو مچ نور الحیا، تھینک یو سو مچ۔ مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ تم اتنی خوبصورتی سے مجھے تسلیم کرو گی۔ میں کیوں نہ کرتی، آپ اتنے پرفیکٹ ہیں ہر لحاظ سے۔ آپ تو کسی بھی لڑکی کے آئیڈل ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیے ذرا، پھر میں کتنی لکی ہوں کہ میں آپ کی پسند ہوں۔ وہ باقاعدہ بلش کر گئی تھی، چہرہ سرخی مائل تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں محبت کا اقرار کر پائے گی۔ ٹھیک ہے، میں بہت جلد ڈیڈ کو تم لوگوں کے گھر لاؤں گا۔ ٹھیک ہے جاسم، مگر اس سے پہلے میں بھی ڈیڈ سے بات کر لوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا آپ۔ وہ جو ہی فون رکھنے لگی تھی، جاسم کی آواز اسپیکر پر گونجی تھی، ایک منٹ رکو، آئی لو یو۔ اسپیکر سے گونجتا ہوا اس کا فقرہ سن کر وہ ایک دم ایک گہرا سانس اندر کو کھینچ گئی تھی۔ یہاں ایک گہری خاموشی پر وہ گہرا سا مسکرایا تھا۔ اللہ حافظ، ڈرپوک لڑکی، بے ساختہ اس نے نچلا دب دانتوں تلے دبایا تھا۔ یہ سب خواب جیسا تھا جس سے وہ کبھی بیدار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس منفرد احساس نے کچھ دیر قبل ہونے والے زرار کے ساتھ واقعے کو مکمل فراموش کر دیا تھا۔ خود پر کمفرٹر ڈالتے ہوئے وہ اس ارادے کے ساتھ آنکھیں موند گئی تھی کہ اگلی صبح وہ اب شاہ جہاں سے اس معاملے پر بات کرے گی۔ سین چینج۔ کمرے میں آتے کچھ دیر وہ ارد گرد چکر کاٹتی رہی تھی، پھر اپنے مشن کا خیال آتے ہی اس نے لیپ ٹاپ کھولا تھا۔ آج یہ تیسرا دن تھا۔ وہ ذرا وضاحت کے مطابق ہر ایک معلومات نکال رہی تھی، مگر اب تک کچھ بھی ایسا خاص نہ ملا تھا جس کے ذریعے اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت مل پاتا۔ وہ جو ویڈیو اسکرول کر رہی تھی ایک دم ٹھٹکی۔ اس صحافی کا سوال اب تک دماغ میں گونج رہا تھا۔ ایک انجان خیال کے تحت اب کہ اس نے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے اسکرین پر فیکٹس اباؤٹ الیومیناٹی سرچ کیا تھا، اور یہاں لاتعداد ویڈیوز اس کے بارے میں کھلتی گئی تھی۔ جب اس نے ایک مشہور اسکالر کی ویڈیو پر کلک کیا تھا، اور یہ 2.5 گھنٹہ وہ ویڈیو دیکھنے میں گزاری تھی، اس ویڈیو کے اختتام پر اس نے ایک نتیجہ حاصل کیا تھا۔ اس کو کل ایگزیبیشن پر جانا تھا۔ اسی اشارے کے ساتھ اگلی صبح ٹمٹماتی سورج کی شدت زدہ کرنیں وجاہت مینشن کے گارڈن میں اتری تھی۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس اس نے ہائی پونی ٹیل بنایا تھا، جبکہ چہرہ ضرورت سے زیادہ خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جو چپل ارساتے ہوئے شاہ جہاں کے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی، ایک دم دروازہ نوک ہونے پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میم، آپ کو سر اپنے روم میں بلا رہے ہیں۔ وہ روزی تھی جو اس کے لیے پیغام لے کر آئی تھی۔ اچھا، میں آتی ہوں، ویسے میں ڈیڈ کے پاس ہی جا رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ اس سے آگے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے شاہ جہاں کی آرام گاہ تک گئی تھی۔ جب اندر سے آتی آواز سن کر لمحوں کے لیے ٹھہری تھی، مگر خود کو کمپوز کرتے ہوئے اگلا قدم اندر کو رکھا تھا۔ وہاں مقابل صوفے پر براجمان
जरार वजाहत भी था, जबकि दाएं जानिब शश्वपंज में मुब्तला वो शाहजहां थे जो इसकी आहट सुन के इसकी जानिब मुतवज्जा हुए। मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे कि अब तो मुझे शो के कमाल भी नहीं, खौफ जवाल भी नहीं। इसने कदम जो ही आरामगाह के अंदर रखा था, मुकाबिल सोफे पर विराजमान इस शख्स पर निगाह ठहरी थी, जबकि नूरुल हया की आहट महसूस होने पर शाहजहां ने निगाह उठाते हुए इसको देखा। अस्सलाम वालेकुम डैडी, गुड मॉर्निंग। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए वो इनके बराबर विराजमान हुई थी। ये तब्दीली महसूस हुई थी जरार वजाहत को, जो लड़की इसकी मौजूदगी पर कतराती थी। अब के ऐसा क्या खास था जो वो यूं इसके मुकाबल आजाद मंशी से मुस्कुराते हुए बैठी थी। मैं आपसे ही मिलने आ रही थी डैड, कुछ खास बात करनी है आपसे। करते हैं बात, मगर पहले ये बताओ तुमने जरार को जॉब से इनकार क्यों किया। वो जो अब तक बैठी मुस्कुरा रही थी, शाहजहां के सवाल पर इसके लबों से मुस्कुराहट सिमटी थी। तिरछी निगाह करोफर से विराजमान मुकाबिल बैठे शख्स पर डाली थी, जो गहरी नजरों से इसे ही देख रहा था। वो लम्हों में खुद को कंपोज कर गई। डैड, मैं इनकी रिक्वायरमेंट्स पर पूरी नहीं उतरती। इसके जवाब पर जहां शाहजहां ने जरार की जानिब रुख किया था, वहीं इस 32 साला शख्स ने पुरसोच अंदाज में आईब्रो उचकाई। क्या ये सच है जरार? बिल्कुल ठीक कह रही है ये, इसको खासी पॉलिश की जरूरत है। तो बेटा आप मुझे पहले बता देते। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं नूरुल हया, तुम कोई कोर्स कर लो, कोई डिप्लोमा वगैरह। क्या ख्याल है आपका जरा इस बारे में? इंटरेस्टिंग, काफी उम्दा ख्यालात के मालिक हैं आप मिस्टर शाहजहां। बात मुकम्मल करते हुए वो आगे को झुका था, यूं के दोनों घुटनों के दरमियान हाथों की मुट्ठी बनाते हुए रखी थी। खैर, इस सब की जरूरत नहीं है। मैं वापस आ जाऊं तो इसको अपने साथ ऑफिस लेकर जाऊंगा और मैं खुद बेहतरीन तरीके से इसको पॉलिश करूंगा। आखिर को इस घर की लड़की है, कुछ थोड़ा बहुत हक तो इसका भी है ना मेरे बिजनेस पर। वह शौक लहजा नूरुल हया से मनफी न रह सका था। मुझे इस सब की जरूरत नहीं है, मैं अपनी इंटर्नशिप किसी और कंपनी से करना चाहती हूँ। वो एकदम दरमियान में बोली थी, जिस पर वो दोनों इसकी जानिब मुतवज्जा हुए। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? ओके, जबकि अब आपकी बेटी फैसला कर ही चुकी है, तो एक मेरा भी फैसला सुन ले। मुझे ये अपनी कंपनी में नजर न आए। कहते साथ ही वो अपनी जगह से खड़े होते हुए कोट के बटन लगाने लगा था। इसके साथ ही शाहजहां भी उठ खड़े हुए थे, बाकायदा नूरुल हया को घूरते हुए। डैडी, रुके प्लीज, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हमारे पास वक्त नहीं है, मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, मेरी फ्लाइट का वक्त हो गया है। कलाई पर बंधी हुई रिस्ट वॉच पर नजर डालते हुए शाहजहां को देखा था। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, आप जा सकते हैं। मुझे वैसे भी अकेले अपने डैड से बात करनी है, आपसे नहीं। नूरुल हयात तमीज से। शाहजहां करख्त हुए थे। प्लीज डैड, सिर्फ थोड़ी देर। नूरुल हया की बेचैनी देखकर यहाँ वो 32 साला शख्स भाग गया था। वो यकीनन जासिम के बारे में बात करना चाहती थी। बेसाख्ता वो दांत पीस गया था। बहुत हो गया ड्रामा, यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? अब के वो हाथ नचाते हुए गोया हुआ था। नहीं नहीं, इसको जिद करने दो। डैड, एक आसूदा सी पुकार थी इसकी। अब बस। वो हाथ बुलंद करते हुए इसको खामोश रहने का इशारा कर गए। मैं एक हफ्ते के लिए श्रीलंका जा रहा हूँ, हम आकर बात करेंगे। और यहाँ वो रुके नहीं थे, बर्क रफ्तारी से आगे को बढ़े, जबकि इसने एक नजर मुकाबिल खड़े शख्स पर डाली थी, जो बेतासुर इसकी जानिब मुतवज्जा था। मैं जानती हूँ ये सब आप जानबूझकर कर रहे हैं, मगर इतना जान लें कि ये मेरी जिंदगी है और अब इसके फैसले मैं खुद करूंगी। वो तन्वी अंदाज में आगे को बढ़ी थी, जिस पर वो भरपूर मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग, चिड़िया के पर निकलते हैं, आज तक फकत ये कहावत ही सुनी थी, मगर अब देख भी लिया। मैंने तुमसे कहा था कोशिश करना मेरी नजर में मत आना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम मेरी नजर में हो। देखना, तुम्हारे फैसले ही मैं तुम्हारे लिए अजाब बना दूंगा बहुत जल्द। एंड आई मीन इट बेबी। और यहाँ इस शख्स के फिक्रे पर वो बेसाख्ता लब बाहम मिला गई थी, जबकि यहाँ वो रुका नहीं था, बर्क रफ्तारी से आराम का उबूत कर गया था। यहाँ शाहजहां और जरार वजाहत दोनों साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे, मगर दोनों की मंजिल अलग थी। शाहजहां को श्रीलंका जाना था, जबकि जरार को बज़ाहिर अमेरिका, लेकिन वो पाकिस्तान में ही था, क्योंकि ये साल के आखिरी दिन थे और इसे 7 दिन तक लगातार टाउन जाकर पूजा करनी थी, जिसके बाद वो यही पाकिस्तान में था। मगर ये बात सिवाय आनम शाह के और कोई नहीं जानता था। मुकर्रर वक्त पर अली गाड़ी तैयार करते हुए एयरपोर्ट के अगले हिस्से में इसका इंतजार कर रहा था। गागा मखसूस लिबास जेबतन किए फ्रंट सीट पर विराजमान थी, जबकि अली बार बार रिस्ट वॉच पर नजर डालता और फिर ट्रैक पर। अब के इसने निकाह जो ही उठाई थी, मुकाबिल से जरार वजाहत को आता हुआ पाया था। वो शौक चाल चलते हुए इससे चंद कदम के फासले पर रुका था। सर,
तमाम चीजें तैयार हैं। मैंने एग्जीबिशन लगाने का ऑर्डर दे दिया है। 1 से 2 दिन के अंदर पेंटिंग बनकर आ जाएंगी और वो आप तक पहुंचाना मेरा काम है। अब आपको टाउन के लिए निकलना होगा, वक्त काफी कम है। वहां हमारे बाकी कारिंदे पहुंच चुके हैं। अब तक आपको भी वहां पहुंच जाना चाहिए था। हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाता हूँ। तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ जल्दी। इसने एक नजर शीशे के इस पार गाड़ी में बैठी हुई गागा पर डाली। ओके सर। अली आगे को बढ़ा था, जबकि इसने कदम गाड़ी की फ्रंट सीट की जानिब बढ़ाए थे। इसमें सवार होते हुए सीट बेल्ट अपने गिर्द से गुजारी थी। गुड इवनिंग हनी। गागा ने आगे को बढ़ते हुए बाएं हाथ जरार की गर्दन पर फेरा था और यहाँ एन इसी लम्हे फुर्ती से पलटते हुए इसने गागा को गर्दन से दबोचा था। आंखें सुर्ख अंगारा लिए वो गुर्राया। खातून, मैं तुम्हें खामोशी से बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो अपनी हदें मत भूलो तुम। आज के बाद मेरी जाने तुमने कदम बढ़ाने की जरूरत भी की तो तुम्हारा कत्ल मैं इसी लम्हे अपने हाथों से करूंगा। और इसे धमकी नहीं, आखिरी वार्निंग समझना तुम। अब के इसने बेदर्दी से इसे दूर धकेला था। वो फकत आंखें फाड़े खांसती गई थी, मगर यहाँ परवाह किसे थी। गाड़ी स्टार्ट करते वो लोग अब के टाउन की जानिब रवाना हुए थे। सीन चेंज। वो महसूस कर सकता था काफी देर से फोन की घंटी बज रही थी, मगर बार बार नींद का गलबा छा जाता। मगर अब के फोन लगातार बजता जा रहा था। इसने दांत पीसते हुए नजरें इस पर डाली थी। वो सारा का नंबर था। क्या मुसीबत है यार, क्यों सुबह सुबह फोन करके सर पर सवार हो गई हो। अल्लाह अल्लाह, शर्म करे। मैं सर पर सवार नहीं हुई हूँ भाई, जल्दी से उठ जाएं। 8 बज रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप डैडी के उठने से पहले नीचे आ जाएं। तुम पागल हो, मैं इतनी सुबह उठ जाऊं ताकि पूरा दिन मैं सोता ही रहूं। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा। अब मुझे फोन मत करना। भाई, डैडी को मनाने के लिए आपको इनकी बातें माननी होंगी। आप जानते हैं ना, अगर आप इनकी कही बात पर अमल करेंगे तो वो नर्म पड़ जाएंगे। प्लीज मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई है ना। और वैसे भी आज नूरुल हया भी अपने डैड से बात कर लेगी। प्लीज भाई, मेरे प्यारे भाई। इसने मसनूई अंदाज अपनाते हुए जासिम को पुचकारा था। अच्छा ठीक है, ड्रामा मत करो, मैं आ रहा हूँ फ्रेश होके। आपके इसने मुंह बसोड़ते हुए कंफर्टर उतारा था। यहाँ फोन बंद करते हुए इसने सोशल ऐप खोली थी, जहाँ एग्जीबिशन लगने की नोटिफिकेशन इसको मौसूल हुई थी। बेसाख्ता सारा की पेशानी पर कई शिकने नमदार हुई थी। ये कैसे मुमकिन है, एग्जीबिशन अभी चंद रोज कबल ही तो हुई थी। फिर और क्या होने वाला है इस एग्जीबिशन में। खुद से हम कलामी करते हुए वो आरामगाह पर विराजमान हुई थी। वो लम्हे भर को सोचती रही इसे अगला क्या कदम उठाना है। हाँ, फिर वो जानती थी। बर्क रफ्तारी से उठते हुए इसने कदम ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ाए थे। अलमारी से अपना मतलूबा पर्स निकालते हुए इसने तीसरी दराज खोली थी। वहां दाईं जानिब पॉकेट नाइफ मौजूद थी। एक गहरी आह फिजा में खारिज करते हुए अब के इसने कदम एग्जीबिशन हॉल में जाने के लिए बढ़ाए थे। सीन चेंज। ये मंजर टाउन का था। साहिल समंदर से चंद घंटों की ड्राइव पर बनाया ये टाउन सुर्ख ईंटों की बनी हुई बुलंद वबाला इमारतें जिसे टाउन कहा जाता। इस टाउन से कई एकड़ के फासले पर यानी के दाखिली हिस्से पर गोलाई में छोटी दीवार कायम थी, जिस पर करंट नुमा तारे नस्ब थी। न कोई पहरेदार, न कोई कैमरा, जबकि ऐन वस्त में बनाव लोहे का सलाहदार मरकजी गेट। जरार वजाहत की गाड़ी अंदर दाखिल हुई थी। पोश पर गाड़ी रुकते निगाह उठाओ तो ये चार बुलंद व बाला गुंबद की सी शक्ल वाली इमारतें थीं, जो दो सतूनों के साथ कायम थीं। ये शैतानों के पैरवकार का असल ठिकाना था, जहां ये लोग जमा होते थे हर माह के आखिर में। और यूं ये लोग पूछते थे इस बकरी किसी शक्ल नुमा शैतान को, जिसका धड़ इंसानों जैसा था। चौड़ी छाती इसकी मूरत खास करके टाउन के वासियों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ मौजूद थी। शैतान के ये पैरवकार आम जबान में इल्यूमिनाटिस या फ्रीमेसन्स कहलाते थे, जिसके अलग अलग ग्रोह मौजूद थे, जिनके अलग अलग ओहदे थे। इन्हें इस तरह इनकी अपनी जबान में सेकेट कहा जाता था। यूं ये लोग शैतान को पूछते थे। इनके कारिंदे खुफिया तरीके से मुख्तलिफ महफिलों में ऐसे लोगों को निशाना बनाते थे जिनको कामयाबी की तलब होती या पैसे की। ऐसे इन लोगों की कमजोरी ये लोग हासिल करते और फिर इन्हें अपने अंदाज में इस्तेमाल करके अपने काम निकलवाते थे। जरार वजाहत का मर्तबा आखिरी दर्जे का था। इस सैकेट का हिस्सा बने इसे लगभग 5.5 साल बीत चुके थे। इस 32 साला शख्स की कमजोरी कामयाबी और दौलत थी, जिसका फायदा उठाते सैकेट के दूसरे मेंबरान ने इसे इसका हिस्सा बनाया था। सीन चेंज। यहाँ वो आज वक्त से पहले ऑफिस जा पहुंचा था, मगर जो ही कदम अंदर रखे थे, रिसेप्शनिस्ट की आवाज ने इसे रोका था। सर जासिम, आपका इंतजार मीटिंग रूम में किया जा रहा है। मेरा इंतजार? माथे पर चंद बल नुमादार हुए थे। मेरा कौन इंतजार कर रहा है सर?
मिस आलिया दुरानी। व्हाट? वो यहाँ क्यों आई है? सर, ये तो मैं नहीं जानती। वो काफी देर से आपके इंतजार में है। ठीक है, समझ गया हूँ। और डैड कहाँ हैं? सर, वो अब तक नहीं आए हैं। ठीक है, आप 2 कप कॉफी मीटिंग रूम में भिजवा दें। श्योर सर। ब्लैक पैंट शर्ट पर हमरंग वेस्टकोट से तन किए वो जासिम अस्फंदियार खान बला की हद तक पुरकशिश लग रहा था। एक तिरछी निगाह रेस्ट एक तिरछी निगाह रिस्ट वॉच पर डालते हुए वो अंदर दाखिल हुआ। हे गुड मॉर्निंग मिस्टर जासिम। अस्सलाम वालेकुम। जासिम के जवाब पर आलिया ने खफगी से रुख पलटा था। प्लीज बैठिए। इशारा कुर्सी की जानिब था। मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। जी, मुझे पता चला। और काफी अजीब भी लग रहा है सुनकर। आपको मुलाकात करनी थी तो आप मुझे पहले बता देती ताकि आपको ये इंतजार ना करना पड़ता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मेरे प्लान्स अचानक ही बनते हैं। मैंने सोचा आज आपसे मुलाकात कर ली जाए तो बस मैं आ गई। इसने मुस्कुराते हुए शोख अंदाज में हाथ हाथ नचाते हुए कहा था। लेकिन मेरे प्लान्स मेरे मुताबिक होते हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। खैर, कहिए कैसे आना हुआ मिस? दरअसल हमने सर असफंदियार खान को पेशकश की थी पार्टनरशिप की, जिस पर इन्होंने आपका नाम लिया है। डैड ने मेरा दिया है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो मुस्कुराई थी। ठीक है, तो फिर डिमांड बताइए आप लोग। अब मिस्टर जासिम, आपको डिमांड बताने वाली भला मैं कौन होती हूँ? मुकाबिल के मशकूक से अंदाज पर जासिम ने पेन लबों पर लगाते हुए पुश्त रोलिंग चेयर से टिकाई थी। आपसे मुझे कुछ बहुत खास। एकदम जासिम के फोन की स्क्रीन जगमगाई थी, जिस पर बेसाख्ता आलिया की नजरें भी इस पर ठहरी थी। वहां स्क्रीन पर वाज़ेह लिखा था, मेरी हया। यहाँ आलिया दुरानी के चेहरे के तासुरात बदले थे, जो जासिम असफंदियार खान से मख्फी न रह सके थे। एक्सक्यूज मी। मगर इसे नजरअंदाज करते हुए इसने फोन कान को लगाया था। हेलो। जी मोहतरमा, कैसी हैं आप? इसकी आवाज इतनी बुलंद ना थी, मगर इतनी भी धीमी ना थी कि आलिया दुरानी तक न पहुंचती। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल हया का नर्म सा लहजा गूंजा था। वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा। हमें याद रखना चाहिए हम मुसलमान हैं। जी जी, बिल्कुल माजरत स्वीटी। क्या कहा आपने? जासिम के नए लकब देने पर वो बेसाख्ता सवाल कर गई थी। वही जो आप पर परफेक्टली फिट होता है। अच्छा, वाकई? वैसे एक बात है, आपका अंदाज काफी बदला बदला सा लग रहा है। कहते साथ वो चहलकदमी करते हुए गार्डन की जानिब बढ़ी थी। चेहरे पर पुरकशिश सी मुस्कान रक्स कर रही थी, जो इसके अकब में खड़ी रोजी ने बखूबी महसूस की थी। मगर रोजी की मौजूदगी से अनजान वो गुफ्तगू में महव थी। अच्छा लिसन हया, मैं अभी एक मीटिंग में हूँ। तुम मुझे बस कुछ देर दो, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। बल्कि एक काम करो, तुम तब तक तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। अरे लेकिन क्यों? बस ज्यादा सवाल नहीं, मैं कुछ देर तक आता हूँ। अच्छा ठीक है। इसने कांधे उचकाए थे। अल्लाह हाफिज। फोन बंद करते हुए इसने आलिया पर निगाह डाली थी, जिसके चेहरे के तासुरात हद दर्जा मुख्तलिफ थे। जी मिस आलिया, कहिए आप। आई एम सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। नहीं, माजरत वाली तो कोई बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ। बैग की स्ट्रैप कांधे पर डालते हुए वो अपनी जगह से खड़ी हुई थी। हम फिर कभी मिलेंगे। मैं अपॉइंटमेंट लेकर आऊंगी। अभी मुझे इजाजत दे। रस्मी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए इसने मसाफा किया था और फिर ठहरी नहीं थी, जबकि इसकी जल्दबाजी पर जासिम असफंदियार लम्हों के लिए गैर संजीदा सी सोच में पड़ा था। अजीब खातून थी। सर झटकते हुए अब के वो कैबिन की जानिब बढ़ा था। सीन चेंज। यहाँ टाउन पहुंचते इसने लिबास तब्दील किया था क्योंकि ये जरूरी था। पूजा का एक मखसूस लिबास था। ये माँ के आखिरी दिन थे, सो इसको 6 दिन एक ही कमरे में रहकर शैतान को पूजना था। अस्तगफुरुल्लाह। वो मखसूस कमरे में आते जायजा लेने लगा। लकड़ी के पट्टों से बना ये कमरा दड़बे का सा मंजर पेश कर रहा था, जिसके ऐन वस्त में वही मूर्ति थी, जबकि लकड़ी की शेल्फ पर मुख्तलिफ दज्जाल की वो एक आंख वाली पेंटिंग्स थी। वो घुटनों के बल आंखें मूंदते हुए इसके आगे झुका, बज़ाहिर अपनी दुनिया संवारने, मजाकिया खेज, जबकि हकीकता अपनी दुनिया व आखिरत दोनों तबाह करने। सीन चेंज। वो मुकम्मल तैयार थी। जीन्स पर गोल दामन कुर्ता जेबतन करते, मफलर गर्दन के गिर्द लपेटा था। बालों को ऊंची पोनी की शक्ल देते हुए इसने आखिरी निगाह खुद पर डाली थी। चेहरा जरूरत से ज्यादा पुरकशिश महसूस हो रहा था। अब तक जिंदगी में जितने भी मर्दों से वास्ता पड़ा था, कोई भी वास्ते तस्कीन ना था, चाहे वो फिर बाप की शक्ल में शाहजहां थे या फिर सौतेले भाई की शक्ल में जरार वजाहत। मगर अब के जिंदगी में आने वाला ये तीसरा शख्स जासिम असफंदियार खान शायद इसकी दिल की दुनिया हिला गया था। वो एहसास जो अब तक महसूस न हुआ था, वो इस चंद से अरसे में इस शख्स की मौजूदगी से महसूस हुआ था।
सरशारी का सा मुनफरिद एहसास, वो जो ख्यालात के शहर में खोई हुई थी एकदम एक करख्त पुकार पर चौंकी थी। कहाँ की तैयारी है हनी? शौक चंद सा वो आनम शाह का लहजा था। वो एकदम घबराई थी। मैं? जी हनी आप? चंद कदम इसकी जानिब बढ़ाते हुए इन्होंने दाएं हाथ की उंगली इसके बालों पर फेरी थी। वो बेसाख्ता झुंझला उठी थी। ओह हनी, स्टे काम। चलो, जरा एक गहरी सांस लो। टेक लॉन्ग ब्रीथ। मसनूई अपनायत से कहते हुए वो नूरुल हया को खासा कंफ्यूज कर गई थी। आपको गलत फहमी हुई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उनका हाथ परे करते हुए चंद कदम आगे को बढ़ी थी। अपना पर्स उठाते हुए एड़ियों के बल पलटी थी। मैं बाहर जा रही हूँ दोस्तों के साथ, मुझे देर हो रही है। दो टुक अंदाज में कहते हुए वो जो ही आगे को बढ़ी थी, अकब से आनम शाह की आवाज गूंजी थी। मगर तुम्हारी दोस्त सारा, वो तो एग्जीबिशन में है। इनका फिक्रा सुनकर वो लम्हों के लिए ठिठकी थी, मगर खुद को कंपोज करते हुए वापस रुख इनकी जानिब किया था। जरूरी नहीं है कि मेरी एक बस वही दोस्त हो। मेरी कई दोस्त और भी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानती। और रही बात सारा की, तो ये आपको कैसे मालूम है कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं? हाँ हाँ हनी, मेरा ख्याल है इंसान को इतनी ऊंची उड़ान भरनी चाहिए जिसके बाद जब ऊंचाई से गिरे तो ज्यादा नुकसान न हो उसका। और चलो मैं तुम्हारी ये उलझन भी सुलझा देती हूँ। सारा की मौजूदगी मुझे वहां के ऑर्गेनाइजर की बदौलत मालूम हुई है, क्योंकि एग्जीबिशन के फंड्स का कसीर हिस्सा वजाहत इंडस्ट्रीज की जानिब से जाता है। तो इस एग्जीबिशन में कौन आ रहा है, कौन खरीदारी कर रहा है, इसकी सबसे पहले रिपोर्ट हमें मिलती है। मसनूई मुस्कुराहट हनूज चेहरे पर बरकरार थी। जो भी है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता आप किसी की मालूमात रखती हैं और किसकी नहीं। मुझे देर हो रही है, अल्लाह हाफिज। और अब के वो ठहरी नहीं थी, बल्कि रफ्तारी से आराम का उबूत करते हुए मरकजी गेट तक आई थी। जब निगाह गाड़ी पर ठहरी थी, इसने गहरी आह भरते हुए अपनी आरामगाह की खिड़की की जानिब देखा था, जहां से आनम शाह का अक्सबाजी था। एक जब्त से गाड़ी में सवार हुई थी। यहाँ अपना काम समेटते हुए जासिम ने एक निगाह रिस्ट वॉच पर डाली थी। ये लंच ब्रेक का वक्त था। रोलिंग चेयर से अपना कोट उठाते हुए इसने एक नजर मुकाबिल शीशे की बोल पर डाली थी। वो परफेक्ट था। पुरकशिश रंगत पर हल्की शेव, दराज कद, पुरवकार सीना, जेल से सेट किए गए वो सिया बाल, मतवाजन चाल चलते हुए वो ऑफिस से बाहर निकला था। So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. Khuda Hafiz.